वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों अभी तक हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें बच्चों हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज आइए बच्चों हम जो है डाइजेशन के फिजियोलॉजी के विषय में बात करेंगे। ठीक बच्चों, कि किस प्रकार से डाइजेशन होता है। अभी तक तो हम लोगों ने फूड कंपोनेंट के विषय में पढ़ा कि डाइजेशन में ऐसे कौन कौन से फूड कंपोनेंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए। तो बच्चों उसमें हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पढ़ा, विच इज़ वेरी एसेंशियल्स फॉर आवर डाइट। तो अब आज जो बच्चों हम लोग बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे डाइजेशन के विषय में, और डाइजेशन के फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे बात करते हैं डाइजेशन के विषय में। तो अब आज जो हम बात करेंगे बच्चों, हम फेजेस ऑफ डाइजेशन से शुरू करते हैं कि डाइजेशन के कौन कौन से फेज होते हैं। ठीक बच्चों, तो डाइजेशन के कौन कौन से फेज होते हैं बच्चों, अगर हम सिक्वेंसली थ्रू चैनल बात करें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों वो कुल 5 सोपान में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो होता है बच्चों वो होता है इंजेशन, अर्थात जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, दैट इज़ द इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, उसके अंदर जो भोजन को हम ग्रहण करते हैं, इनटेक करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन क्या है बच्चों, अर्थात इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल्स इनटू द जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर फूड को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है, जो क्रियाविधि होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंजेशन। तो पहला सोपान क्या है बच्चों, भोजन को अंदर लेना, और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इंजेशन। ठीक बच्चों, दूसरा जो बच्चों वो है मूवमेंट। अगर हम देखें बच्चों तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भोजन होता है बच्चों वो क्या करता है, मूवमेंट करता हुआ। कहाँ से मूवमेंट करता है बच्चों, सबसे पहले हम मुंह को अपने जो भोजन होता है, फूड को हम कहाँ लेते हैं बच्चों, बक्कल कैविटी में, मुंह के अंदर लेते हैं, और फिर बक्कल कैविटी के द्वारा वो आसोफेगस से होते हुए स्टमक में, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद थ्रू एनस क्या होता है बच्चों, ये बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक बच्चों, तो इसका जो मूवमेंट होता है बच्चों, ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है बच्चों, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, अर्थात मांसपेशियों में जो होता है नर्व तंत्रिकाएँ होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, मूवमेंट कराती हैं, और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन हमारा मुंह से डिसेंड करता हुआ कहाँ तक पहुँचता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो एनस के माध्यम से बाहर निकल, जितने भी वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकल जाते हैं बच्चों, एनस के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरा सोपान क्या रहा है बच्चों, दूसरा फेज़ है मूवमेंट। तीसरा क्या है बच्चों, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। अगर हम देखें बच्चों तो डाइजेशन की प्रक्रिया दो रूप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है बच्चों वो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो होता है मैकेनिकल डाइजेशन होता है, अर्थात जो हमारे मुंह के अंदर दांत पाए जाते हैं बच्चों, ये दांत क्या करते हैं, फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं उनको तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। इसके बाद वहाँ क्या होता है बच्चों, क्रशिंग होता है। क्रशिंग होने के बाद जो हमारे मुंह के अंदर जो ग्लैंड है, जिसको हम सलीवरी ग्लैंड कहते हैं, सलीवरी ग्लैंड में जो सलाइवा पाया जाता है बच्चों, उसमें जो सलीवरी एमाइलेज होता है वो इसको नम बनाता है, और फिर उसको एक लुगदा के रूप में, बोलस के रूप में बना देता है, और फिर ये हमारे स्टमक में क्या करता है बच्चों, डिसेंड करता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है बच्चों, हमारे मुख में। हमारे मुख के जो दांत होते हैं, हमारे जीभ होते हैं, और हमारे जो रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड होते हैं बच्चों, ये मैकेनिकल डाइजेशन द्वारा हमारे भोजन को नम बनाते हैं, उनको सॉफ्ट बनाते हैं, बोलस के रूप में क्या करते हैं बच्चों, उनको हमारे स्टमक के लिए तैयार करते हैं जाने के लिए। ठीक बच्चों, अगला जो है इसमें केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन की प्रक्रिया बच्चों हमारे जीआईटी के अंदर, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर केमिकल डाइजेशन, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उनको सिंपल फूड स्टफ्स के रूप में, सब्सटेंसेस के रूप में तैयार करते हैं, और फिर फाइनली क्या बच्चों, उनका डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक बच्चों, तो तीसरा क्या रहा बच्चों, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। चौथा है बच्चों एब्जॉर्प्शन, पचा हुआ भोजन जो बच्चों हमारा मुख से डाइजेशन होता हुआ चला जाता है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। पचा हुआ भोजन क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्ब होता है। हमारे जो है जो पचित भोजन होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं बच्चों, उनको लीवर में भेज दिया जाता है, और लीवर के बाद फाइनली उनको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। तो जो चौथा सोपान है बच्चों वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद बच्चों
पांचवा जो होता है वो एलिमिनेशन, अर्थात जो अपशिष्ट फूड मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है बच्चों, वो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से एनस के द्वारा बाहर की ओर डिफिकेट कर दिया जाता है, डिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एलिमिनेशन कहते हैं। तो ये टोटल क्या था बच्चों, डाइजेशन के फेजेस थे, सोपान थे, जिनका अध्ययन हम 5 फेजेस में करते हैं। सबसे पहले भोजन को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, जिसे हम इंजेक्शन करते हैं। फिर भोजन जो होता है बच्चों वो डिफरेंट ट्रैक्ट में डिफरेंट जगह पर मूवमेंट करता हुआ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता हुआ, किसके माध्यम से बच्चों, जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शंस होता है और ये भोजन को धकेलते हुए ले जाती हैं, तो मूवमेंट होता है, सब जगह मूवमेंट पाया जाता है। और इसके बाद फिर बच्चों मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन हमको देखने को मिलता है। फाइनली पचा हुआ भोजन एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शंस होता है, और अपशिष्ट मटेरियल जो अपचित भोजन है बच्चों वो बाहर के जो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से डाइजेशन के कितने सोपान हैं बच्चों, कुल 5 सोपान हम पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये देखते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का ट्यूब है, नली है, एक प्रकार का क्या है बच्चों, ये ट्यूब है, नली है, जो कैसा है बच्चों, बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है, बिल्कुल मुड़ा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है, जो कहाँ से शुरू होता है बच्चों, माउथ से शुरू होता है, एनस तक होता है। ठीक बच्चों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बच्चों ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक संरचना है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो होता है बच्चों वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या कौन कौन आते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी, फिर आसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब पार्ट जो है बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल के अंग कहे जाते हैं। साथ ही साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं बच्चों वो कौन है, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। कौन कौन बच्चों, याद कर लीजिए, रिमार्क कर लीजिए, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ये सब क्या है बच्चों, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टफ्स। ये भी भोजन को पचाने के लिए क्या होते हैं बच्चों, एक रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल पार्ट नहीं है एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल के एक्चुअल पार्ट कौन कौन है बच्चों, एक बार फिर से रिमार्क करिए, ध्यान दीजिए, बक्कल कैविटी अर्थात जो हमारा बक्कोफेरेंजियल कैविटी के रूप में भी जाना जाता है, ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी, आसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या होते हैं बच्चों, ये एलिमेंट्री कैनाल के भाग होते हैं। तो आइए बच्चों अगर हम देखें, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, दैट इज द क्या होता है बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स के रूप में बच्चों अभी हमने बात किया, क्या कौन कौन होते हैं बच्चों, ये होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। ठीक बच्चों, ये क्या होते हैं, सहायक डाइजेस्टिव ग्रंथ के रूप में काम करते हैं, जो भोजन को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल, अब आइए बच्चों अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के विषय में, तो द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग दैट इज द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। जैसा कि बच्चों अभी हमने बात किया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से, एक बाहरी स्लिट्स होता है, माउथ होता है बच्चों, विच इज सराउंडिंग बाय द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉमनली नोन एज द लिप्स। जो हमारा मुख होता है बच्चों वो 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, घिरा होता है, जिसको हम लिप कहते हैं, होठ कहते हैं। ठीक बच्चों, तो होस्ट से घिरा हुआ हमारा मुख होता है, एक छोटी सी पतली सी ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं। और माउथ किससे गदर होता है बच्चों, किससे कवर्ड होता है, किससे घिरा होता है, होठ से। एक ऊपर वाले जबड़े पर होठ पाया जाता है, नीचे वाले जबड़े पर होठ पाया, 2 लिप्स पाई जाती हैं बच्चों जो माउथ को घेरे रहती हैं। ठीक बच्चों, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग, ये आगे की ओर जो ओपनिंग होती है उसे माउथ कहते हैं, और पोस्टीरियर पीछे की साइड जो ओपनिंग होती है बच्चों उसे एनस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है बच्चों, मुख से लेकर एनस तक फैला होता है। मुख से लेकर एनस तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं बच्चों। और ये जो होता है डिफरेंट पार्ट में विभक्त होता है, जैसा कि मैंने बताया, बक्कल कैविटी, आसोफेगस, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहला ओपनिंग जो होता है बच्चों इस पूरे जीआईटी का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला ओपनिंग एंटीरियर ओपनिंग होता है बच्चों, उसे माउथ कहते हैं। और पोस्टीरियर ओपनिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, एनस कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि ये फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ का जो ओपनिंग होता है बच्चों ये क्या कहलाता है, माउथ, और यहाँ का जो ओपनिंग होता है बच्चों ये एनस कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये ऐसे ऐसे मुड़ता 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 पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ तक आता है बच्चों, अर्थात माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये होता है एलिमेंट्री कैनाल। और साथ ही साथ बच्चों अगर आप देखें तो ये जो है ये देखिए ये सलीवरी ग्लैंड है, और ये जो है बच्चों ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पैंक्रियाज है। तो सलीवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज ये चारों क्या होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं ये होते हैं इनके एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो एलिमेंट्री कैनाल के भाग तो नहीं है परंतु डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका अहम रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एसोसिएटेड ग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों अगर हम ये बात करें कि पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब हम देखें कि एलिमेंट्री कैनाल को जैसा कि हम लोगों ने बताया, अभी हम लोगों ने बात किया कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है, एनस तक होता है। तो अब हम एक एक को अच्छे से समझेंगे बच्चों। देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आप पहले टर्मिनोलॉजी को समझिए, नाम है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, अर्थात बक्कल एज वेल एज द फेरेंजियल कैविटी। दो पार्ट से बना है बच्चों, बक्कल कैविटी एंड फेरेंजियल। जो आगे वाला इंटीरियर पार्ट ऑफ द माउथ, जो मुख हमारा बक्कल कैविटी जो होता है बच्चों, हमारे मुख के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर का जो आगे वाला इंटीरियर पार्ट होता है बच्चों, उसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। और जो पीछे वाला भाग होता है बच्चों, उसको हम फेरिंक्स कहते हैं। ठीक बच्चों, तो दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो इंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं बक्कल कैविटी और पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, फेरिंक्स। जैसा कि ये फिगर में आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। अभी हम ओरल कैविटी बताते हैं बच्चों, ओरल कैविटी किसको कहते हैं, बक्कल कैविटी किसे। और ये देखिए बच्चों जो पीछे वाला भाग होता है ये फेरिंक्स है। ठीक बच्चों, तो जो एंटीरियर पार्ट इधर होता है उसको कहते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, और जो पीछे वाला भाग होता है उसको हम फेरिंक्स कहते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये बात करें बच्चों कि ओरल कैविटी किसे कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं ऐसे एनिमल्स बच्चों जिनका मुख लिप्स से गैदर होता है, लिप्स से घिरा हुआ होता है, होस्ट से घिरा होता है, उनको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी किसको कहते हैं बच्चों, ऐसा मुख या ऐसे एनिमल्स जिनका मुख लिप्स होस्ट से घिरा होता है उनको हम ओरल कैविटी कहते हैं। जैसे ह्यूमन, जो ह्यूमन होते हैं बच्चों इनमें होस्ट पाया जाता है। जब हम लोग बोलते हैं तो बच्चों ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़े देखेंगे कि दो होस्ट जो होते हैं दो आपस में टकराते हैं, तो दो होस्ट जिसमें होस्ट पाई जाती है उसको हम ओरल कैविटी कहेंगे, और जिसमें होस्ट नहीं पाई जाती उसको हम बक्कल कैविटी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि जो फ्रॉग होता है बच्चों, फ्रॉग का जो होता है मुख उसमें लिप्स नहीं पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के मुख जिसमें लिप्स नहीं पाए जाते उसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। और ऐसे मुख जिनमें लिप्स पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ओरल कैविटी। तो ह्यूमन बींग्स के लिए ओरल कैविटी कहा जाता है कि जबकि और एनिमल्स के लिए को हम बक्कल कैविटी कहेंगे। ठीक बच्चों, तो जो पूरा बक्कोफेरेंजियल कैविटी इसके दो भाग हैं, इंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं बक्कल कैविटी और पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहते हैं। ठीक बच्चों, अब अगर हम बात करें बच्चों बक्कोफेरेंजियल कैविटी के विषय में, तो माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। हमारी जो माउथ की ओपनिंग होती है, माउथ कहाँ खुलता है बच्चों, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में खुलता है। तो माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है बच्चों, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में होता है। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है बच्चों वो मुख गुहा से ही शुरू होता है, अर्थात बक्कल कैविटी के अंदर से ही शुरू होता है। ऐसा क्यों, इसलिए बच्चों कि हमारे मुख में ही जो एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड है बच्चों हमारे मुख हमारे बक्कल कैविटी में कौन है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में जो सलाइवा पाया जाता है बच्चों, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, और ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। इसीलिए हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन स्टार्ट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस फूड स्टफ्स का पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारे मुख गुहा से अर्थात मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगर बच्चों हम फॉर एग्जांपल एक बात करें, आपको बताएं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे हम किसी चपाती को खाते हैं, रोटी को खाते हैं, और उसको बच्चों आप 2 मिनट 3 मिनट तक खूब बढ़िया से चबा कर खाएं,
तो आपको ये आभास होगा, कुछ समय बाद देखेंगे कि रोटी जो है मीठा आने लगता है। क्यों मीठा आने लगता है? इसलिए मीठा आता है बच्चों, क्योंकि वो अब उसका डाइजेशन होने लगा। जो सलाइवा है बच्चों, वो अपना रोल प्ले करने लगता है। सलाइवा का जो रोल होना चाहिए सलिवरी एमाइलेज का, वो अपना रोल प्ले करने लगता है और पॉलीसैकेराइड्स को वो डाइसैकेराइड्स में तोड़ने का काम शुरू कर देता है। ठीक बच्चों, तो फिर उसमें क्या होता है, मीठापन आ जाता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारे मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, जो पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करने लगता है। ठीक बच्चों, तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अगर सबसे पहले किसी फूड स्टफ्स का पाचन हमारे मुख गुहा से स्टार्ट होता है तो किसका बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? हमारे मुख गुहा से। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस फ्रॉम द बक्कल कैविटी। फायरिंग्स हेल्प इन सॉल्विंग ऑफ द फूड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो फायरिंग्स होता है, जैसा कि ये देखिए, ये जो फायरिंग्स है, ये भोजन को सॉल्विंग कराने का काम करता है। अर्थात हमारा भोजन क्या होता है बच्चों, वो जो हम भोजन को निगलते हैं, तो भोजन को निगलने में कौन हेल्प करता है बच्चों? अर्थात फेरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल हेल्पफुल फॉर द सॉल्विंग ऑफ द फूड। भोजन को सॉल्विंग निगलने में क्या करता है बच्चों? सहायता करता है। अर्थात भोजन को हमारे स्टमक के अंदर ढकेलने का काम करता है थ्रू एसोफेगस। ठीक बच्चों, तो मुख गुहा में हमारा भोजन आता है, जहाँ दांत के द्वारा क्या करते हैं, पूरे भोजन को क्या करते हैं, क्रशिंग किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है और फिर बोलस के रूप में उसको क्या करते हैं बच्चों, बिल्कुल नम बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं और फिर एसोफेगस के माध्यम से स्टमक में भेज दिया जाता है। तो जो स्टमक में जाता है, जहाँ से हम निगलते हैं बच्चों, जो हमारा कौर होता है जो निगला जाता है, वो हमारे थ्रोट अर्थात गले में, वहाँ से क्या होता है बच्चों, सॉल्विंग होता है और गले के पास में ही फायरिंग्स होता है। तो मैंने अभी बताया कि मुख गुहा का इंटीरियर पार्ट जो होता है बच्चों, वो बक्कल कैविटी कहलाता है और पोस्टीरियर पार्ट जहाँ से हम भोजन को निगलते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों? फायरिंग्स कहलाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, अर्थात हमारे बक्को फेरेंजियल कैविटी के 2 भाग होते हैं। कौन कौन बच्चा? एंटीरियर बक्कल कैविटी, आगे की ओर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बक्कल कैविटी, और पीछे की ओर पोस्टीरियर साइड जो होता है उसको हम फायरिंग्स कहते हैं। ठीक बच्चों, और फायरिंग्स के द्वारा क्या बच्चों? भोजन को निगलने का काम किया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल को, वो कौन है बच्चों? ऑसोफेगस। पहला क्या था? बक्को फेरेंजियल कैविटी, उसके 2 पार्ट होते हैं। एंटीरियर पार्ट को हम बक्कल कैविटी कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर पार्ट को हम फायरिंग्स कहते हैं। फायरिंग्स में क्या होता है बच्चों? भोजन को निगलने का काम किया जाता है, जबकि बक्कल कैविटी के द्वारा क्या होता है बच्चों? बक्कल कैविटी के द्वारा भोजन को क्रशिंग किया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है और फिर बोलस बनाया जाता है, लुगदा बनाया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? विद द हेल्प ऑफ द सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है बच्चों ऑसोफेगस। ऑसोफेगस के विषय में अगर हम जाने बच्चों, इट इज़ अ शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब। ये एक छोटा स्ट्रेट एकदम सीधा ट्यूब होता है। कैसा होता है बच्चों? एक छोटा और स्ट्रेट ट्यूब होता है। जैसा कि बच्चों ये जो येलो कलर में मार्क किया गया है, ये क्या है बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? ऑसोफेगस कहते हैं। जो पीले कलर में ये मार्क किया गया बच्चों, ये क्या है? ये ऑसोफेगस है। ठीक बच्चों, तो ऑसोफेगस में क्या होता है? किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, अर्थात ऑसोफेगस के अंदर न कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, न किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। तो हमारा ऑसोफेगस में क्या होता है बच्चों? इसमें किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल ये क्या है? एक प्रकार का फूड पाइप है, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये भोजन को धकेलने का काम करता है, जो कहाँ से कहाँ तक ले जाता है बच्चों? अर्थात हमारे बक्कल कैविटी से इस भोजन को स्टमक तक भेजने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि ये बच्चों आप फिगर में देखेंगे, ये जो फिगर है इसमें आप देखिए, तो ये जो ऑसोफेगस होता है बच्चों, ये क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमारा ये जो नली होता है बच्चों, ये क्या होता है? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है, फैलता है। ठीक बच्चों, जैसे हमारा कौर हमारे मुख गुहा से होकर ऑसोफेगस में जाता है, तो ये क्या होता है बच्चों? फैलता चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहते हैं। तो ये मांसपेशियों में जो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होता है बच्चों, ये किसके द्वारा होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नर्व्स। ये जो हमारे मांसपेशियों में नर्व की सप्लाई होती है बच्चों, ये क्या करते हैं? कंट्रैक्शन कराने का काम करते हैं और मांसपेशियों के कंट्रैक्शन होने की इस प्रक्रिया को हम पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहते हैं, जो हमारे ऑसोफेगस में भी होता है। ठीक बच्चों, तो ऑसोफेगस में आप देखिए जो फिगर में ये दिखाया गया है कि ये जो देखिए ये जो बनाया गया है,
ये जो फूड स्टफ्स नीचे की ओर जा रहा है, जैसे भोजन नीचे की ओर उतरेगा बच्चों तो ये क्या होता है, फैलता चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम एक कौर अगर खाते हैं तो धम्म से जाकर वो पेट में गिरता है, ऐसा नहीं है बच्चों कि एकदम बिल्कुल हार्ड नली है और उसमें भोजन को गिराया जाता है। जैसे जैसे हमारा भोजन जाता है बच्चों, वो जो म्यूकस होता है, म्यूकस के द्वारा सॉफ्ट बना होता है, सलिवरी एमाइलेज के द्वारा भोजन को सॉफ्ट बनाया जाता है और ये नीचे आराम से नीचे नीचे डिसेंड करता है और फिर वो फैलता चला जाता है। और जब भोजन नीचे की ओर चला जाता है फिर ये सिकुड़ जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार का जो मोमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मोमेंट। ठीक बच्चों, तो इसमें हम अगर बात करें तो क्या होता है बच्चों, इट इज़ द शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब। ये एक छोटा स्ट्रेट ट्यूब होता है। रिसीव फूड फ्रॉम फायरिंग्स एंड कंडक्ट इट इनटू द स्टमक। ये भोजन को क्या करता है बच्चों, फायरिंग्स से उठाता है, अर्थात हमारे बक्कल कैविटी में जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, क्या कहलाता है बच्चों, वो फायरिंग्स कहलाता है। फायरिंग्स के द्वारा ही भोजन को सॉल्विंग किया जाता है, अर्थात निगला जाता है। और वो फायरिंग्स के भोजन को उठाकर, फायरिंग्स से भोजन को उठाकर कहाँ ले जाता है बच्चों, स्टमक तक ले जाता है। तो हमारा आसोफेगस क्या काम करता है बच्चों, इस जो हमारा फायरिंग्स है बच्चों, यहाँ से भोजन को कहाँ तक ले जाता है, स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है। आसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है और न तो यहाँ कोई डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो ये केवल एक फूड पाइप है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है बच्चों, स्टमक। आइए बच्चों हम स्टमक के विषय में बात करते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट थिक एंड कर्व पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का एक छोटा, थिक, चौड़ा मतलब घना, और एक कर्ड मुड़ा हुआ एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल का कैसा भाग है बच्चों, ये एक छोटा, थिक और कर्व्ड घुमा हुआ अर्थात घुमावदार क्या होता है बच्चों, एक पार्ट होता है। जैसा कि ये फिगर, ये बच्चों जो है ये एक्चुअल फिगर है, आप इसको देखेंगे तो ये जो है एक्चुअल इमेज है स्टमक का। तो स्टमक में बच्चों आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, ये ऊपर वाले पार्ट को हम आसोफेगस कहते हैं। ठीक बच्चों, जो फायरिंग से होकर आया हुआ है, जो नेक में होता है, कहाँ होता है बच्चों, ये थ्रोट में होता है आसोफेगस। और ये पूरा क्या कहलाता है बच्चों, ये स्टमक कहलाता है। और इसके यहाँ वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको ड्यूडिनम कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है। तो ड्यूडिनम क्या करता है बच्चों, स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है, जबकि आसोफेगस स्टमक को फायरिंग से आसोफेगस से जोड़ता है। ठीक है, आसोफेगस क्या करता है, फायरिंग्स को स्टमक से जोड़ता है, जबकि ड्यूडिनम क्या करता है, स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक, तो इट इज़ अ शॉर्ट थिक एंड कर्व पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये छोटा, थिक और एक कर्व पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशन। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से इनिशिएट होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है बच्चों, हमारे बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है बच्चों, स्टमक से। स्टमक में जो प्रोटीन के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो कौन है बच्चों, वो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करता है, जबकि सैलिवरी एमाइलेज किसका पाचन स्टार्ट करता था बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू करता था मुख गुहा से ही, कौन, सैलिवरी एमाइलेज। और यहाँ हम देखते हैं कि स्टमक के अंदर जो पेप्सिन होता है बच्चों, ये प्रोटीन के डाइजेशन को इनिशिएट करेगा, प्रारंभ करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें बच्चों, तो आसोफेगस में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं हुआ, न तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, न तो वहाँ प्रोटीन का पाचन हो रहा है, न तो लिपिड का पाचन होता है, अर्थात आसोफेगस एक फूड पाइप है, वहाँ किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। यहाँ हम स्टमक में अगर देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, डाइजेशन यहीं से इनिशिएट होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक बच्चों, ये अगर नीचे वाला फिगर आप देखें बच्चों, तो ये नीचे वाला जो फिगर है ये क्या है, इसमें हम देखते हैं तो ये स्टमक का पार्ट है। ये स्टमक को अगर हम डिसेक्ट करके देखें बच्चों, तो इसमें जो हम एरिया देखते हैं, ये देखिए ऊपर वाला जो सबसे पहला पार्ट है ये आसोफेगस का पार्ट है, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑसोफेजियल स्फिंक्टर। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इधर आप देखेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होते हैं बच्चों, जहाँ कहीं भी पाइप आप देखेंगे बच्चों, जो ट्यूब होता है बच्चों, जो ट्यूब की जो एंडिंग होती है या जहाँ ओपनिंग होती है बच्चों, ट्यूब में हम देखेंगे कि जहाँ एक कनेक्शन होता है ग्लैंड मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वहाँ एक वाल्व पाया जाता है, और ये वाल्व क्या करता है बच्चों, इनको बंद करने का काम करता है, खोलने का काम करता है। और इस वाल्व को हम एक टर्मिनोलॉजी के रूप में जानेंगे तो इसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये चूँकि ये आसोफेगस है, इसलिए आसोफेगस और स्टमक के बीच का जो वाल्व है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, आसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और इधर चूँकि ये पाइलोरिक पार्ट है बच्चों, स्टमक का पाइलोरिक पार्ट है, इसलिए
ये ड्यूडिनम और स्टमक के बीच का जो एक ये आप देखेंगे ये वाल्व है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और जबकि ड्यूडिनम एसोफेगस और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, जो वाल्व है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एसोफेजियल स्फिंक्टर। एक बार आप फिर से समझिए, एसोफेगस और स्टमक के बीच का जो वाल्व है उसको हम एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और ड्यूडिनम और स्टमक के बीच का जो वाल्व है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये स्फिंक्टर क्या करते हैं, ये हमारे जो फूड स्टफ्स हैं या कोई और मटेरियल हैं उनको वो रोकने का काम करते हैं, अर्थात ये एक वाल्व जैसा काम करते हैं जो किसी चीज़ को क्या करते हैं बच्चों, रोकते हैं। ठीक बच्चों, अगर बात हम ये करें बच्चों, जैसे हम लोग कोई भोजन जब कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे पेट के अंदर बच्चों विभिन्न प्रकार का क्या होता है, वहाँ मूवमेंट होता रहता है, अर्थात पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट के द्वारा क्या होता है बच्चों, हमारे पेट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं बच्चों, ये क्या करता है, अपना वर्क करता रहता है। तो यहाँ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है बच्चों, तो होता क्या है कि चूँकि ये हमारा वाल्व बंद रहता है, ये वाल्व दोनों क्या है बच्चों, बंद रहते हैं। जब हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है बच्चों, ये क्या होता है, ये मोमेंट के द्वारा क्या करता है, इस वाल्व को टच करता है। जब वो वाल्व को टच करेगा बच्चों तो वाल्व क्या होता है, खुल जाता है। और जब वाल्व खुल जाता है बच्चों तो होता क्या है कि जब वाल्व खुल जाएगा तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका जो डकार है ये हमारे मुख तक आ जाता है, क्योंकि वो फ्लो कर जाता है। क्योंकि वो जब वाल्व खुल जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ऊपर की ओर फ्लो करता है, हमारे मुख तक पहुंच जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये हम कहते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, या हम इसको रीगर्गिटेशन भी कहते हैं। जो हमको कच्ची कच्ची डकार आती है, खट्टी खट्टी डकार जो आती है बच्चों, ये क्या है, इसको हम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है बच्चों ये खुल जाता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच का जो मूवमेंट हो रहा है, हमारे पेट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, ऊपर की ओर फ्लो कर देता है, जिससे वो HCl जो है हमारे मुख गुहा तक आ जाता है और हमको खट्टी खट्टी डकार की अनुभूति होती है। वो ये इसीलिए होता है बच्चों, ये वाल्व खुल जाता है। और जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन सामान्य रहता है, ये वाल्व खुलता नहीं, बंद रहता है और वो अपना फंक्शन करता रहता है, हमको डकार की अनुभूति नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है बच्चों कि जब भोजन ये भर जाता है, ये अपना बोलस के रूप में अर्थात चर्निंग मूवमेंट करता है, और ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा जब सॉफ्ट हो जाता है तो फिर ये भोजन क्या होता है बच्चों, कंट्रैक्शंस द्वारा ये नीचे की ओर डिसेंड करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है ये वाल्व खुल जाता है और हमारा भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात ड्यूडिनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, स्टमक के बीच में ये दो वाल्व आपको देखने को मिल रहे हैं। एक होता है एसोफेजियल स्फिंक्टर के रूप में और दूसरा जो होता है बच्चों ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के रूप में पाया जाता है। ठीक बच्चों, एक चीज़ आप इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे बच्चों, वो ये है कि आप देखिए कि ये जो है जिसको हम रुगी कह रहे हैं, रुगी क्या है बच्चों, ये जो गैस्ट्रिक वॉल है, जो स्टमक वॉल है बच्चों, एक दीवार है, इसके ऊपर उभार पाई जाती है, इस उभार को हम रुगी कहते हैं। और ये क्या करता है बच्चों, ये हमारे स्टमक के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जब हम भोजन कर लेते हैं बच्चों, जब हम भोजन को अंदर की ओर ग्रहण करते हैं तो ये भोजन क्या करता है, भोजन जब हमारे पेट के अंदर आ जाता है तो हम ये जो रुगी है ये फैलता है, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो बच्चों हमारा जो पेट होता है वो पिचका रहता है। जैसे हम भोजन करते हैं वैसे हमारा पेट क्या होता है, थोड़ा सा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि ये जो रुगी होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक बच्चों, सॉरी ये रिलैक्स कर जाता है, ये फैल जाता है, जिसके वजह से ये इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम बताएं बच्चों को, आज के ज़माने में जो लोग भोजन करते हैं, जैसे सपोज दैट कोई आदमी 4 चपाती या 4 रोटी खा रहा है और अगर वो पर डे 4 रोटी खा रहा है और एक दिन उसको आप 2 रोटी दे दीजिए तो उसको ये अनुभूति होगी कि शायद वो कम खाया है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि रोज़ का उसका जो एक एवरेज बन चुका है 4 रोटी खाने के लिए, तो उसका जो सरफेस एरिया है उतने तक वो एक्सटेंड कर गया है। उतना एक्सटेंड किया हुआ उतना भोजन वो अंदर की ओर इनटेक कर सकता है। जब उसको 2 रोटी खिलाएंगे तो उसको ये लगेगा कि हमने आधा पेट खाया, कम खाया। अगर बाय द वे उसको आप कंटिन्यू, जबकि हमारा जो बॉडी है बच्चों उसको केवल 2 चपाती की आवश्यकता, कैलोरिक वैल्यू के रूप में हम देखें तो केवल 2 चपाती की ज़रूरत होती है, 2 रोटी की ज़रूरत होती है। जब हम एक्सेस खाते हैं तो हमारा क्या करता है बच्चों, जो हमारा
स्टमक है उसको क्या करता है, असिस्ट करता है और धीरे धीरे उसको अकोमुलेट कर लेता है। ठीक बच्चों, लेकिन जब हम आदत डालें और हम केवल 2 ही चपाती खाना शुरू कर दें तो एक समय आएगा कि हमारा जो स्टमक है बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और वो 2 चपाती में ही सेटिस्फाइड हो जाएगा और तब ये भरा हुआ महसूस करेगा और इसमें जो रिसेप्टर्स हैं बच्चों ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगे और हमारा ब्रेन ये बताएगा कि पेट भर गया है। तो ये बच्चों अपने रिसेप्टर जिस प्रकार से आप जितना खाएंगे उतना आपका स्टमक जो रोगी है ये सरफेस एरिया को बढ़ाता चला जाता है और ये हम आदतन हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर उतना हम खाने लगते हैं जिससे हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, हमारा पेट बाहर की ओर निकल जाता है। अगर आप उसको रिड्यूस करेंगे, कम खाना शुरू करेंगे तो हमारा जो रोगी है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और साइज पेट का क्या हो जाएगा, घट जाएगा और उतने में ही वो सेटिस्फैक्शन को महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल देगा रिसेप्टर्स के माध्यम से हमारे ब्रेन को और हमारा ब्रेन ये भरा हुआ पेट महसूस करेगा। ठीक बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये क्या रहा बच्चों, ये जो है स्टमक के पार्ट हैं। हालांकि इसको हम अभी आपको डिटेल्स में बताएंगे, अभी तो हम केवल आपको इंट्रोडक्टरी बता रहे हैं। ये अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हम केवल एक बेसिक नॉलेज, एक फंडामेंटल नॉलेज अर्जित कर रहे हैं। किसके विषय में? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के विषय में पढ़ रहे हैं। अभी हम इसके विधिवत अध्ययन करेंगे बच्चों, इसके विषय में हम बहुत अच्छा से जानेंगे। ठीक बच्चों, तो मैंने बताया बच्चों क्या होता है, स्टमक एक शॉर्ट, थिक और कर्व्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है और यहाँ क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम होता है वो कौन होता है बच्चों, वो होता है पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है बच्चों, ये हमारे प्रोटीन का पाचन शुरू कराता है। कहाँ शुरू होता है बच्चों? स्टमक से। ठीक बच्चों, एक और फैक्ट है बच्चों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कभी कभी जब हमारा भोजन ठीक से पच नहीं पाता है तो क्या होता है बच्चों, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा तेज हो जाता है तो हमारे हार्ट में, हमारे यहाँ जो स्टर्नम है बच्चों, स्टर्नम के बगल में, हार्ट के जस्ट बगल में बहुत तेज़ी से पेन होता है और जलन महसूस होता है, जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हार्ट बर्न। और बहुत तेज़ी से ऐसा दर्द होता है कि जैसे कोई इस प्रकार का पेन होता है बच्चों जैसे हार्ट अटैक का पेन होता है, ऐसा पेन होगा, एंजाइना जैसा पेन होता है। और वो क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू द हाई सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाई सिक्रेशन से ऐसा प्रॉब्लम होता है बच्चों। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है और ये क्या बन जाता है, इसको एक प्रकार का जो बर्निंग होता है उसको हम हार्ट बर्न कहते हैं बच्चों। ठीक, जो कहाँ होता है, हमारे एपीगैस्ट्रिक पार्ट में होता है। हमारे जो स्टर्नम है बच्चों, उसी एपीगैस्ट्रिक पार्ट उसको कहते हैं। वहीं एपीगैस्ट्रिक पार्ट में यह बर्निंग महसूस होती है जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। और ये क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू द हायर सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक बच्चों, आइए बच्चों अगर हम चौथा पार्ट के विषय में बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये लेंथ में तो लंबा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अपेक्षा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बच्चों, लेंथ में ज़्यादा लंबा होता है। फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये डायमीटर में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है, इसलिए डायमीटर के छोटे होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है परंतु उसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आइए बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में। इट इज़ द स्मॉल नैरो ट्यूब, ये छोटा और सकरा ट्यूब होता है। छोटा इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि डायमीटर में छोटा है, तो इट इज़ द स्मॉल नैरो ट्यूब। ये छोटा और नैरो संकीर्ण अर्थात सिकुड़ा हुआ ट्यूब होता है। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सभी फूड स्टफ्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अर्थात हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स, इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इन सब का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एज वेल एज द लिपिड्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटीरियर पार्ट जो होता है बच्चों वो ड्यूडिनम कहलाता है। ठीक, इंटीरियर पार्ट ड्यूडिनम कनेक्टेड विद द स्टमक। और ये जो ड्यूडिनम होता है बच्चों वो किससे जुड़ा होता है, वो स्टमक से। जैसा कि ये फिगर देखेंगे बच्चों, ये जो ड्यूडिनम है, ये देखिए, इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, ये स्टमक से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो जो ड्यूडिनम होता है वो क्या है बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, इंटीरियर पार्ट ड्यूडिनम कनेक्टेड विथ स्टमक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको हम इंटीरियर आगे वाला भाग कहते हैं उसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। ये किससे जुड़ता है बच्चों, स्टमक से जुड़ता है। मिडिल पार्ट जेजुनम, और जो बीच वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जेजुनम कहते हैं। और जो इलियम इज द थर्ड पार्ट कनेक्टेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो इलियम होता है बच्चों ये इसका तीसरा भाग होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। तो ड्यूडिनम क्या होता है बच्चों, इसका पहला पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट होता है जो स्टमक से जुड़ता है।
जेजुनम जो होता है बच्चों वो बीच वाला भाग होता है, मिडिल पार्ट होता है, जबकि इलियम जो होता है वो थर्ड पार्ट होता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत से जुड़ता है। ठीक बच्चों, इलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो इलियम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा भाग होता है। ठीक बच्चों, अगर हम ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम तीनों का बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन बच्चों? पहला पार्ट इंटीरियर पार्ट ड्यूडिनम, बीच वाला पार्ट जिसको हम जेजुनम कहते हैं, और थर्ड पार्ट जो होता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इलियम कहते हैं। तो इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक बच्चों, ऐसा जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है बच्चों, ये जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्चुअल इमेज है जो आपको दिखाया जा रहा है। ये क्या होता है बच्चों? आप इसको देखेंगे तो ये मिसेंट्री के द्वारा क्या हुआ ये लगा हुआ, ये सब मिसेंट्री हैं बच्चों। ऐसा नहीं होता कि अगर हम जंप मारे तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल इधर उधर हो जाएगा, बिखर जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। हमारा एलिमेंट्री कैनाल जैसा है वैसा बना रहेगा, चाहे हम कितना भी जंप करें या चाहे जितना उछले कूदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये मिसेंट्री से सधे हुए होते हैं। मिसेंट्री द्वारा क्या हुए होते हैं बच्चों? अटैच हुए रहते हैं, ये इधर उधर नहीं जा सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मिसेंट्री क्या करता है? इनको जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या है बच्चों? ये एलिमेंट्री कैनाल का एग्जैक्ट या एक्चुअल इमेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक बच्चों, जैसा कि बच्चों इस फिगर में, नीचे वाले फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, आप ये देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ये देखिए ड्यूडिनम है। जो एंटीरियर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? स्टमक से। ये देखिए बच्चों, यहाँ स्टमक से जुड़ रहा है, और यहाँ जो होता है बच्चों इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ वाल्व है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये स्टमक से ड्यूडिनम को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चों? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कर रहा है। ठीक, तो पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्यूडिनम कहते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जेजुनम कहते हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो लॉन्गेस्ट, देखिए सबसे बड़ा भाग है, देखिए कलर से दिखाया गया है बच्चों, ये जो बैगनी कलर में है ये जेजुनम पार्ट दिखाया गया है, और जो ये नीचे का पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इलियम। और यही इलियम किससे जुड़ता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। और जहाँ ये इलियम अर्थात छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ भी वाल्व होता है, जैसा कि मैंने अभी बात किया बच्चों कि कोई भी पार्ट कहीं जुड़ता है, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब से अगर जुड़ता है तो उसके बीच में एक वाल्व पाया जाता है। कहीं भी देखेंगे बच्चों, जैसा कि मैंने वहाँ देखा कि एक ऑसोफेजियल स्फिंक्टर मतलब ऑसोफेजियल वाल्व था, दूसरा जो होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर जिसको हम पाइलोरिक वाल्व के रूप में जानते हैं। और यहाँ अगर हम देखें कि लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है, यहाँ क्या है? इलियोसिकल वाल्व जुड़ रहा है, अर्थात इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट सीकम से जुड़ रहा है, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है बच्चों? इलियोसिकल वाल्व कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटीरियर पार्ट होता है इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम जेजुनम कहते हैं, जो बैगनी कलर से दिखाया गया है, और नीचे का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बच्चों उसको स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे थर्ड पार्ट कहते हैं जिसको हम इलियम कहते हैं। और ये इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा देखिए बच्चों यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग आपको दिख रही है, ये एक वाल्व है, और इस वाल्व को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो देखें हम लार्ज इंटेस्टाइन में, इट इज़ द शॉर्ट एंड सिंपल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक छोटा और सिंपल पार्ट होता है। ठीक बच्चों, और क्या मैंने बताया बच्चों इसको लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि लेंथ में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। तो क्या होता है बच्चों? इट इज़ द शॉर्ट एंड सिंपल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है? सबसे छोटा और सिंपल पार्ट होता है। ओपन्स इनटू एनस, इसकी जो लास्ट की ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एनस कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? एनस। और टोटल हमने जो एलिमेंट्री कैनाल की बात की, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ शुरू होता है बच्चों? माउथ से शुरू होता है, एनस तक शुरू होता है, अर्थात ये एक ट्यूब जैसी, एक कुंडलित ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल। तो इसकी जो इंटीरियर ओपनिंग होती है उसको माउथ कहते हैं, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है बच्चों उसको हम एनस कहते हैं। अगर बात करें बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट हैं वो बच्चों कौन कौन से हैं, आप ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये जो सबसे पहले देखिए, ये जो बच्चों ये है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है छोटा सा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो सीकम से जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इलियोसिकल वाल्व कहते हैं या इलियोसिकल जॉइंट्स कहते हैं। यहाँ देखिए ये सीकम पार्ट है, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या है बच्चों? ये सीकम है। और इसके बाद आप देखेंगे एसेंडिंग कोलन, जो ऊपर की ओर जाता है बच्चों इसको हम एसेंडिंग कोलन कहते हैं। और जो ये बीच में सीधे रेखा में पाई जा रही है इसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं।
और जो नीचे की ओर उतरती है बच्चों उसको हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। और जो यस आकार का एक वो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हुए बच्चों? पहला पार्ट है सीकम, दूसरा है असेंडिंग कोलन, और तीसरा है ट्रांसवर्स कोलन, चौथा है डिसेंडिंग कोलन और पांचवा है सिग्मॉइड कोलन। इस प्रकार से ये जो है बच्चों ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। और फाइनली अगर हम अब देखते हैं तो ये पार्ट रेक्टम का होता है, और रेक्टम के बाद क्या होता है बच्चों? एनस के माध्यम से एलिमेंट्री कैनाल बाहर की ओर खुल जाता है। ठीक बच्चों, तो ये जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो सीकम के साथ जुड़ता है उस वाल्व को हम क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। तो पहला पार्ट सीकम होगा। दूसरा जो है ऊपर की ओर जो जा रहा है बच्चों उसको असेंडिंग कोलन कहते हैं। ये बीचों बीच जो है बच्चों जो सीधी रेखा में आप देख रहे हैं उसे ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। जो नीचे की उतर रहा है बच्चों उसको हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। और जो यस आकार का एक स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। और ये जो इसको ओपनिंग होती है वो रेक्टम के द्वारा एनस के थ्रू क्या होता है? कोई भी जो अपशिष्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों अगर हम ये कंप्लीट फिगर देखें बच्चों तो इसमें आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप सबसे ऊपर जो वाला पार्ट होता है जिसको हम माउथ कहते हैं बच्चों, माउथ या ओरल कैविटी। ठीक बच्चों, जिसमें होठ पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? ओरल कैविटी। जिसमें होठ नहीं पाई उसको हम बक्कल कैविटी कहेंगे। पीछे वाला पार्ट जो देखेंगे बच्चों यहाँ क्या पाया जाता है? ये देखिए आपको फायरिंग्स दिखाई दे रहा है। ये पीछे वाला पार्ट फायरिंग्स है। ये बच्चों स्टमक है। ये आपका जो एसोसिएटेड ग्लैंड के रूप में पैंक्रियाज है। ठीक बच्चों, और ये है लीवर जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स के रूप में पाया जा रहा है। ये गॉल ब्लैडर है बच्चों एसोसिएटेड ग्लैंड। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। ये बीच वाला भाग जिसको जीजोनम कहते हैं। और जो सबसे लास्ट थर्ड पार्ट होता है जिसको हम इलियम कहते हैं। आप इधर लार्ज इंटेस्टाइन अगर देखेंगे बच्चों तो ये बीचों बीच जो है वो ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है, ये ऊपर जाता हुआ असेंडिंग कोलन है, ये सीकम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करता है। इधर आप देखेंगे सिग्मॉइड कोलन, ये रेक्टम, और ये वर्मीफॉर अपेंडिक्स जो होता है विच इज़ अ टाइप ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है बच्चों? ये एक अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है जो इसका बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रह गया है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्मीफॉर अपेंडिक्स। और इधर आप देखेंगे बच्चों ये एनस के रूप में बाहर की ओर ओपनिंग हो रहा है। इट इज़ द इस ओवरऑल क्या है बच्चों? इट इज़ एक हम फंडामेंटल अभी पढ़े बच्चों को। ये एलिमेंट्री कैनाल का एक फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है कि इस प्रकार से हम डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको जाना? एलिमेंट्री कैनाल को बहुत अच्छे से जाना, उसके डिफरेंट पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। साथ ही साथ इनके जो एसोसिएटेड ग्लैंड हैं उनको विषय में बहुत अच्छे से जाना। तो आज के वीडियोस में बच्चों हम इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियोस में बच्चों हम इनके कुछ हिस्टोलॉजी को जानते हुए फिर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से जानेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे बच्चों और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचें। इसके लिए क्या करें बच्चों? वीडियोस को क्या करें? हमारे जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर देंगे तो जितने भी अपडेटेड वीडियोस हमारे हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।